है ना, अपनी पॉइंट थी वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसके अंदर एक सेंट्रल मेटाफर यूज किया था। वो सेंट्रल मेटाफर क्या था कि एक कंपास रिप्रेजेंटिंग लवर्स के कंपास जो था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था लवर्स को, एक फ्ली रिप्रेजेंट कर रहा था यूनियन को, सन रिप्रेजेंट कर रहा था लव को, पुली रिप्रेजेंट कर रही थी गॉड्स बेस को। बताओ दीपक, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। भावना चौहान, गुड इवनिंग। बताइए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर क्या लगाते हो आप? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई माय डियर फ्रेंड्स। कल चैप्टर पढ़ा है तो तुम जवाब दोगे, नहीं पढ़ा है तो मामला गड़बड़ कर दोगे। अनफ खान, बिल्कुल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है मामला तुम्हारा गड़बड़ है, तैयारी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटाफर जो यूज किया था उसमें लवर्स को कंपेयर किया गया था कंपास से, लवर्स को कंपास से कंपेयर किया गया था। ये याद रखना, एग्जाम में आ गया तो तुम्हारा कहीं गड़बड़ ना हो जाए आंसर। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आएगा, चलो जी, पहले में, दूसरा नहीं आएगा, पहला आएगा, ठीक है ना। अब अगला देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन थीम इन एंड्रयू मार्वेल्स पोएट्री। एंड्रयू मार्वेल की पोएट्री में कॉमन थीम क्या थी? एंड्रयू मार्वेल जो थे वो किस कॉमन थीम पर लिखते थे? क्या किस पर लिखते थे वो? पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजर जाता है, ठीक है ना, रिलीजियस डिवोशन, धार्मिक भक्ति पर, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता पर, और पॉलिटिकल सटायर या फिर व्यंग्यात्मक या राजनीतिक व्यंग्य लिखते थे। बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2। भावना बिल्कुल आपका सही है, एक आपका सही है, इसका तैयारी बढ़िया की है। अब देखते हैं इसमें कौन आता, कौन क्या जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ ऑन द स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, और देखते हैं इसका जवाब आपका क्या होता है। भाई साहब जवाब दीजिए। सर आपकी कमेंट स्क्रॉल डाउन करो। दीपक ने दूसरे में चौथा दिया है। अच्छा, एंड्रयू मार्वेल ने एक थ्योरी दी थी, कार्पे डाइम, कार्पे डीम नाम की थ्योरी दी थी, कार्पे डीम, कार्पे डीम नाम की थ्योरी दी थी, और उसमें बोला था कार्पे डीम, DIEM। ये कार्पे डीम जो इसमें थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था सीज ऑफ द डे, SEIZE, सीज ऑफ द डे, सीज ऑफ द डे। मतलब वो यूं कहते थे कि दिन को जियो, समय गुजर जाता है, दिन को, जो आपका वर्तमान समय उसको जियो, मतलब एंजॉय द प्रेजेंट टाइम, नॉट थिंक अबाउट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, एंजॉय द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय का यूज एंजॉय करो, एंजॉय द प्रेजेंट टाइम। क्या कहते थे? समय, वर्तमान समय का एंजॉय करो, एंड डोंट थिंक, और मत सोचो अबाउट फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचो। ये कहते थे एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल जो थे ये आपके मेटाफिजिकल पॉइंट थे, मेटाफिजिकल पॉइंट थे। ये क्या कहते थे? मेटाफिजिकल पॉइंट थे। ये कभी भी रिलीजियस चीजें नहीं लिखते थे, मेटाफिजिकल पॉइंट, ठीक है। इन्होंने कभी भी रिलीजन और लव पर अपनी कोई कविता नहीं लिखी। तो इन्होंने ना तो रिलीजन पर लिखी, नो रिलीजन और नो लव। इनकी पॉइंट में ना तो रिलीजन मिलेगा और ना ही आपको प्रेम मिलेगा, बस इसमें टाइम पर बातें करते हैं, समय मिलेगा इनके में, जितना आप समय देख सकते हो समय मिलेगा। तो जिनका आंसर पहला था द पासेज ऑफ टाइम, वो सही है। कितने लोगों का पहला है बताना जरा? राधे राधे, हरकेश जी, गीता कुशवाहा, राधे राधे, विश्वेंद्र जाट, द ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में नहीं लिखा, द ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में रोमांटिक पॉइंट ने लिखा है, ये नहीं लिखा है, रिलीजियस डिवोशन में भी लिखा है, पॉलिटिकल सटायर, मतलब कल की क्लास आपने ध्यान से नहीं देखी, भूल गए, कोई बात नहीं। अगला देखो, Which of the following events influence the religious theme? निम्न में से कौन सी इवेंट्स ऐसी हुई जिसने प्रभावित किया धार्मिक विचारधारा को, जो मेटाफिजिकल पोएट्री में यूज की गई? बताओ क्या चीज आई ऐसी जिसकी वजह से धार्मिक विचारधारा बदल गई लोगों की? क्या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया? बताओ क्या आया भाई बेस्ट पानी में? बताइए जल्दी से। राकेश जी, अर्चना जी, दीपक, अनफ, गीता, एकता, भावना, मधु, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जवाब दो। विश्वेंद्र जवाब दो दोस्त। मनीष प्रकाश सर, आप पटवारी ठीक है, बिल्कुल आएंगे लेकर के। यहाँ आगे क्लास आपकी 8 बजे क्लास आएगी। हाँ बताइए जवाब, तीसरे में डी दे रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आपको याद रखना है कि जो रिलीजियस थीम को प्रभावित कर रही है, धार्मिक थीम कैसे आई? मतलब आपको पता है कि जो मेटाफिजिकल पॉइंट है वो इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस थीम्स पर लिखते हैं, बौद्धिक और रिलीजियस थीम पर लिखते हैं। मेटाफिजिकल पॉइंट जितने भी लिखते हैं ना वो सारी धार्मिक और बौद्धिक थीमों पर लिखते हैं, बौद्धिक थीम्स पर लिखते हैं। तो इनका जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया था रेनेसांस काल में, रेनेसांस काल के अंदर, या रेनेसांस कह सकते हैं आप इसे, या रेनेसांस कह सकते हैं, इस काल के अंदर एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने क्या है, कैथोलिसिज्म को खत्म किया, धर्म प्रकृति पर लिखने लगे, तो उससे इसने रिलीजियस थीम को प्रभावित किया। लेकिन ये धर्म जो है वो प्रॉपर ऐसा धर्म नहीं था कि केवल भगवान पर विश्वास किया जाए। तो इनका ये था कि भगवान पर विश्वास तो हो लेकिन साइंटिफिकली हो, एक तत्व मान करके भगवान को पूजा जाए, धर्म को पूजा जाए। अगला क्वेश्चन, विच मेटाफिजिकल पॉइंट को क्लर्जीमैन के रूप में जाना जाता है? मतलब निम्न में से कौन सा मेटाफिजिकल पॉइंट है जो पादरी रहे हैं, जो पादरी रहे हैं? बताओ, जॉन डन पादरी रहे हैं, जॉर्ज हर्बर्ट पादरी रहे हैं, या हेनरी बॉन, या फिर सारे रहे? बताइए। नहीं टाइम पे आते हैं, मैं लेट पढ़ता हूं। जी कमेंट आपके साथ टाइम पे आते हैं, मैं लेट पढ़ता हूं। अनफ भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डाल के अपना आंसर देंगे जितने भी लोग दे रहे हैं, चाहे कितने भी दिखें, चाहे कितने भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर डाल करके। मैं तो जिस दिन से ग्रेड सेकंड की शुरू किया मैंने लाइव की संख्या ये देखी है, अब मुझे लेते 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 3 महीने से ज्यादा हो गए। लाइव की संख्या ये देखिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट की बात आती है तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है पढ़ने का, ठीक है। बस ये ऐप पर और यूट्यूब के अगर जोड़ दें तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। जितने भी मेटाफिजिकल पॉइंट्स रहे हैं, जितने भी मेटाफिजिकल पॉइंट्स रहे हैं, उन मेटाफिजिकल पॉइंट में, मेटाफिजिकल पॉइंट्स में आपके ये 3 पॉइंट क्लर्जी रहे हैं। एक तो डन साहब क्लर्जी रहे हैं, मतलब पादरी रहे हैं, एक आपके क्या है हर्बर्ट साहब पादरी रहे हैं, और आपके बॉन साहब भी पादरी रहे हैं। ये तीनों की तीनों क्लर्जीमैन रहे हैं। तो आंसर आएगा क्या? तीनों की तीनों क्लर्जीमैन रहे हैं। आंसर आएगा आपका कौन सा मेरे भाई? ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने कल नहीं कराया था आपको, और यहाँ आज इस क्वेश्चन में आपने सीख लिया। निम्न में से कौन सी पॉइंट जॉर्डन की बिगिन होती है? नो मैन इज एन आइलैंड। बताओ ये कंपैरिजन देखो कितनी खतरनाक है कि कोई भी इंसान एक आइलैंड नहीं है, द्वीप नहीं है। अब तो इंसान की कंपैरिजन ज्यादा छोटी मोटी चीजों से की जाती है, द्वीप से कर दी है ना। नो मैन इज एन आइलैंड, इसी को कहते हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मेटाफर या बहुत ज्यादा बड़ा कंसीट यूज किया उन्होंने। बताइए यहाँ पर कौन सी पॉइंट? तो मैं आपको बताता हूँ, आपको याद नहीं होगी। मेडिटेशन, मेडिटेशन नाम की पॉइंट है जो इसमें ये कहते हैं कि कोई भी जो आदमी है वो आइलैंड नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्या सेंट्रल थीम है जॉर्ज हर्बर्ट की? तो पुली में, पुली में। ये मैंने आपको बताई थी, पुली नाम की जो पॉइंट है उसकी मेंशन हमने कल की क्लास में किया था। और जब कल इसका मेंशन किया था तो मैंने बताया था कि जॉर्ज हर्बर्ट ने पुली लिखी थी, कॉलर भी लिखी थी, कॉलर के बारे में भी हमने चर्चा की। तो उन्होंने, जॉर्ज हर्बर्ट ने सेंट्रल थीम क्या रखी? और मैक्सिमम सभी की सेंट्रल थीम एक ही है। 5वें में, 6ठे में बताओ अपना आंसर, सभी बताएंगे 6ठे में। सर एक मैसेज आ रहा है स्क्रीन पर, एक बार हटाना इसको, बताइए बराबर से। तो देखो जॉर्ज हर्बर्ट ने एक पुली नाम की पॉइंट लिखी, और ये मेटाफिजिकल पॉइंट है। इसमें उन्होंने रिलेशन बताया है कि भगवान का और मानव का क्या संबंध है। ये सभी पॉइंट में इसको तो भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल सभी पॉइंट में यही है, भगवान और इंसान दोनों का संबंध क्या है, इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है, और कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स में देखने को मिलता है। अगला देखना, which metaphysical point is known for its point the world? बताओ द वर्ल्ड किसने लिखी है? द वर्ल्ड, बताओ द वर्ल्ड नाम की पॉइंट किसने लिखी है? Who is known for the world? बताओ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? वर्ल्ड किसने लिखी है? फटाफट बताइए। बताइए एकता जी, भावना जी, मधु जी, और भी जुड़े हुए हैं, बताओ क्या है? तो अगर मेटाफिजिकल पॉइंट है, अगर कोई जाना जाता है तो वो
वर्ड नाम के लिए तो वो हेनरी वॉन है। हेनरी वॉन ने लिखी थी क्या? वर्ड। ये याद रखना आपको, ठीक है? याद रखनी आपको तो वर्ड किसने लिखी थी? हेनरी वॉन ने लिखी थी। निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जॉर्ज हर्बर्ट की पोएट्री का? जॉर्ज हर्बर्ट जो थे उनकी कविताओं का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? उन्होंने एलाबोरेट कंसीट्स लिखे, उन्होंने रिलीजियस थिंग्स पर लिखा, उन्होंने सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज की, ऑल ऑफ द अबव। देखो कोई भी मेटाफिजिकल पॉइंट हो उसने कॉलोक्वियल लैंग्वेज को यूज किया, आम बोलचाल की भाषा को यूज किया, राइट? तो ये तो सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज होगी। और एंड्रयू मार्वेल को छोड़कर के सभी ने रिलीजियस थीम पर ध्यान दिया, सभी ने धार्मिक थीम पर विचार किया, बिल्कुल किया। और कंसीट्स की यूज तो मेटाफिजिकल पॉइंट की या मेटाफिजिकल पॉइंट्स की जान है, तो इसका मतलब यहां पर आएगा ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। बिल्कुल 8वां क्वेश्चन जो था इसमें आंसर आप दे दोगे ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, देखो 8वें में चौथा सही है। अगला देखना, व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर इन जॉर्डन्स फ्ली? ये अपने चर्चा किया था, अगर याद हो तो बताना। जो जॉर्डन ने पॉइंट की थी द फ्ली, इसमें जो मेटाफर है वो किस चीज को लेकर दिया गया था? एक फ्ली एक सिंबल है प्रेम और यूनियन का, एक फ्ली एक सिंबल है डेथ का, एक फ्ली एक सिंबल है पाप का, एक फ्ली एक सिंबल है नेचर का। बताओ इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, अगर तुमने गलत बताया तो मान लेना कोई मतलब की नहीं है आपकी पढ़ाई, यानी कि वो थ्योरी वाली क्लास यूट्यूब पे लगाना मेरे हिसाब से ज्यादा काम की नहीं गई। बताना शालू, आप कौन से क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं? 9वें में ए दे रहे हो है ना? बिल्कुल सही है। और ए दिया गीता ने, गीता बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। और 9वें में यहाँ पर एन दी मधु ने भी दिया है, बहुत बढ़िया। इसलिए एक सिंबल है लव और यूनियन का। मैंने आपको कल बताया भी था कि प्रेम और यूनियन का प्रतीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, अगर पूछ ले आपसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ग्रेड सेकंड के अंदर। अगर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ हेनरी वॉन्स पॉइंट? हेनरी वॉन की जो पॉइंट है उसमें भी कल मैंने चर्चा की थी कि इसकी जो मेन जो थीम है या फिर मेन जो कॉमन फीचर क्या है, कॉमन फीचर की बात की थी कल मैंने, अगर याद हो तो बता देना कि हेनरी वॉन ने जो पोएट्री लिखी उनमें कॉमन फीचर क्या था? मिस्टिकल थीम थी, पॉलिटिकल सटायर, क्लासिकल एलिजन, रोमांटिक लव। बताओ क्या चीज लिखी थी उन्होंने? 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, बताया था यार, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो उसको क्या करें, लेकिन बताया था कि कल आपको बताया था हेनरी वॉन की जितनी भी पॉइंट्स है उनका मेन फीचर है मिस्टिकल पॉइंट्स लिखी उन्होंने, रेशमी कविता लिखी है। तो बिल्कुल सही है, 10वें में आपका पहला आंसर मिस्टिकल थीम, सबसे पहला आंसर गीता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आप क्वेश्चन के नंबर डाला करो। अर्चना जी आपने भी सही बताया। कल की अगर पीडीएफ या स्क्रीनशॉट ले रखे हो तो एक बार देखना, कल मैंने आपको बताया था। एकता जी आपका आंसर गलत चला गया, दूसरा नहीं, पॉलिटिकल सटायर नहीं लिखे उन्होंने, पॉलिटिकल सटायर नहीं लिखे। बताइए जो लिटरेरी फिगर है ना, एक ऐसा कौन सा लिटरेरी फिगर है, एक ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्धि के साथ आलोचना करता है मेटाफिजिकल पॉइंट्स की? किसके लिए उन्होंने यूज किया है? फार फेच्ड कंसीट्स। एक ही क्रिटिक रहे हैं जो मेटाफिजिकल पॉइंट्री को हमेशा क्रिटिक करते हैं, वो कौन रहे हैं? बताना जरा। नाम भी बताया कल मैंने आपको, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड। बताना इनका नाम मैंने कल आपको जिक्र किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, और बुक लिखी थी लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ठीक है? ये लिखी थी बुक, और मैंने आपको नाम भी बताया था कि इन्होंने मेटाफिजिकल पॉइंट्स नाम का एक पॉइंट था वो कॉइन किया था। और यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में बताना आंसर क्या आएगा? 11वें क्वेश्चन में, ओह क्या बात की था, गजब तैयारी है आज, गजब तैयारी आपकी, गजब तैयारी है। पहले सबसे पहले आंसर देते हो, क्वेश्चन को समझते हो, तरीके से जवाब देते हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सैमुअल जॉनसन, बहुत बढ़िया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था, ये सही बात है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते थे मेटाफिजिकल पॉइंट्री यूज की, और उन्होंने कहा कि फार फेच्ड क्या यूज करते हैं, कंसीट्स यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े कंसीट्स यूज करते हैं। बिल्कुल सही विश्वेंद्र, आपका भी सही, रचना भी आपका भी सही, बहुत बढ़िया है ना? अगला देखिए, अब आप ये याद रखना कि मैंने आपको नाम भी बताया था, अगर याद हो तो वो आपकी मेमोरी के ऊपर है, कि 20वीं शताब्दी का ऐसा कौन सा कवि था जिसने रिवाइव किया इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट जग गया किसके अंदर? मेटाफिजिकल पॉइंट्री के अंदर इंटरेस्ट उसने रिवाइव कर दिया, मतलब याद दिला दिया। बोलो दोबारा से मेटाफिजिकल पॉइंट्री को 20वीं सेंचुरी में लेकर आया, 17वीं सेंचुरी से मेटाफिजिकल पॉइंट्री 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, और ये लेकर के आया, वापस रिवाइव करके लेके आया 20वीं शताब्दी में। ऐसा कौन था बताओ, कौन था? बताइए। थैंक यू वेरी मच गीता, थैंक यू वेरी मच। बताइए फटाफट से, अपने कमेंट्स पर फटाफट उंगली रखा करो और बताया करो। भाभी अर्चना सिंह भी बता रहे हैं, नहीं याद नहीं, आपका नाम याद नहीं है, बताइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में सीरियस हो और अगर आप 2026 या 2027 में एग्जाम देना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। लगता है खाना पकाने लग गई है, बताइए फटाफट से। 12वें में टी.एस. एलियट, विश्वेंद्र बहुत बढ़िया, शानदार। थॉमस स्टन एलियट एक ऐसे राइटर थे जिन पर मेटाफिजिकल पॉइंट्स का बहुत प्रभाव पड़ा, सबसे विशेष प्रभाव पड़ा जॉन डन। और जॉन डन का एक और व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा था, अब्राहम काउले। अगर याद हो नाम मैंने आपको बताया था, जॉन डन से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, अब्राहम काउले। ये भी मेटाफिजिकल पॉइंट है। देखो व्हाट हिस्टोरिकल पीरियड, कौन सा ऐतिहासिक पीरियड दिया जिसने प्रभावित किया मॉरलिटी की थीम को, स्पिरिचुअलिटी की थीम को मेटाफिजिकल पॉइंट्री के अंदर? बताओ मेटाफिजिकल पॉइंट्री से पहले ऐसा कौन सा पीरियड था जिसने इनकी पॉइंट्री को प्रभावित किया, स्पिरिचुअलिटी को प्रभावित किया, मॉरलिटी को प्रभावित किया? रिनेसांस काल था, एनलाइटनमेंट था, रोमांटिक एरा था, विक्टोरियन एरा था? बताइए, साफ बताया था सर। कोई बात नहीं विश्वेंद्र जी, क्लास नहीं ली थी लेकिन क्वेश्चन तो करने पड़े आपको। भावना चौहान 13वें में एक दे रहे, बिल्कुल सही है। रेनेसांस काल पुनर्जागरण काल था, पुनर्जागरण काल की वजह से ही वहां पर भाई इससे जस्ट पहले पुनर्जागरण आया। 14वीं सेंचुरी में चालू हुआ था, वैसे 1453 से लेकर के 1660 के समय में रहा, और यहां पर 1603 से मेटाफिजिकल पॉइंट चालू हो गई, मेटाफिजिकल पॉइंट्री चालू हो गई 1603 से लेकर के, और ये रही 1690 तक, ठीक है? वैसे तो शुरुआत इनकी मानी जाती है 1590 के दशक से, या मतलब 1590 से 1600 के दशक से शुरुआत मानी जाती है, यहां से लेकर के 1690 तक चलते रहे, लिखते रहे, ठीक है ना? और इसी के टाइम पर आ गया जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड भी इसी के टाइम पर आ गया, और जैकोबियन पीरियड शुरू हुआ था जेम्स फर्स्ट के जो सिंहासन पर बैठने की वजह से, और ये शुरू हुआ था 1603 में और खत्म हुआ था 1625 के अंदर। ये जैकोबियन पीरियड था, स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत कर दी इसमें, बिल्कुल। अब बताइए, अगला निम्न में से कौन सा की फीचर है मेटाफिजिकल पॉइंट्री का? बताओ मेटाफिजिकल पॉइंट्री का की फीचर क्या है? कि इसके अंदर विट और इंटेलेक्चुअलिज्म का यूज होता है, फोकस करता है नेचर और सिंपलिसिटी पर, एम्फेसिस करता है रोमांटिक लव पर, और ये स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है क्लासिकल फॉर्म्स पर। कितना शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपके एग्जाम के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 14वें में ए आ गया है, भावना का भी आ गया है, गीता का भी आ गया, आंसर बिल्कुल दोनों का आया है, बिल्कुल सही है। विट और इंटेलेक्चुअलिज्म यहां यूज किया गया है, ये सही है। इसमें बुद्धि और वाक्पटुता का यूज बहुत ज्यादा किया गया है। व्हाट इज द टोन ऑफ मोस्ट मेटाफिजिकल पॉइंट्री? मोस्ट मेटाफिजिकल पॉइंट्री की टोन क्या रही है? क्या ये इमोशनल और सेंटिमेंटल रही है? क्या ये इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल रही है? क्या ये ह्यूमरस और सैटारिकल रही है? या फिर डार्क और मेलांकोलिक रही है? बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, जवाब दीजिए। 15वें क्वेश्चन में भावना ने दिया 2, बिल्कुल सही है। ये बौद्धिक कविताएं रही हैं और विश्लेषणात्मक रही हैं। इन्होंने विश्लेषण किया है गॉड का, गॉड के इफेक्ट का, ह्यूमन लाइफ पर क्या गॉड का इफेक्ट पड़ता है, क्या यूनिवर्सल थिंग्स का इफेक्ट पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन थीम इन मेटाफिजिकल पॉइंट्री? मेटाफिजिकल पॉइंट्री में क्या कॉमन थीम रही है? बताओ, क्या इनके अंदर रिलेशनशिप बताया गया मानव और भगवान का, क्या ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बात की, या वॉर की ग्लोरी, या फिर जॉयज ऑफ रूरल लाइफ? बताओ क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, प्यारा है और इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन वो बच्चा है जिसने नहीं पढ़ा, मेटाफिजिकल को कुछ भी करके आ सकता है, और आपने पढ़ा है तो आपका आंसर सही होना चाहिए। चलो लेट मी चेक हु इज गोइंग टू रिप्लाई मी द फर्स्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, लगाओ जोर।
16 में ए, बहुत बढ़िया, ये दोनों छोर संभाले हुए हैं गीता और भावना, बहुत बढ़िया। एक तरह अब तो एक तरह संभाला है, एक तरह संभाला आपकी बात नहीं, भावना नहीं संभाला, ऐसी बात नहीं। रिंकू राजपूत 16 में बहुत बढ़िया। शिवेंद्र यहाँ पर गीत द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमैनिटी, ये सब में मानव और भगवान के बीच में संबंध यहाँ पर दर्शाया गया। मेटाफिजिकल पोएट्री का कॉमन फीचर है, ये कॉमन थीम है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं कंप्लीट एक सिस्टमैटिक वे में तरीके से एक सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं और इसमें अब टेस्ट पेपर भी अपलोड होना शुरू हो गए। कल आपके 2 टेस्ट पेपर अपलोड हो जाएंगे, यानी कि टेस्ट पेपर नंबर 1 और टेस्ट पेपर नंबर 2, राइट सर। कल टेस्ट पेपर नंबर 1 टेस्ट पेपर नंबर 2 दो मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएंगे और ऐसे करके 20 मॉक टेस्ट आपके ग्रेड सेकंड के अंदर लगेंगे, 20 मॉक टेस्ट आपके ग्रेड फर्स्ट के अंदर लगेंगे और कंप्लीट एमसीक्यू आपके टॉपिक वाइज भी देखने को मिलेंगे आपको किसके अंदर, ऐप के अंदर। कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, नथिंग एल्स, और आप आराम से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं मात्र 1199 में। जैसे एग्जाम्स क्लोज जाएंगी, क्योंकि 1199 में क्या अफोर्डेबल नहीं हो रहा है, बहुत खर्चा लग रहा है टेस्ट पेपर बनवाने करने में, तो ये शायद हो सकता है इसके रेट बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता, लेकिन आप आराम से देख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका, कंसीट इन मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसीट का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों यूज किया जाता है कंसीट? हास्य तैयार करने के लिए, या फिर जटिल आइडियाज को कंपैरिजन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए, या फिर क्लासिकल फॉर्म से एडियर करने के लिए, या फिर नेचर की विविडिटी को साफ साफ दर्शाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर दिया बी, बिल्कुल सही है। जटिल जटिल विचारधाराओं को, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, काल्पनिक विचारों को कंपैरिजन के माध्यम से दर्शाने के लिए ग्रेट एक्सटेंडेड मेटाफर इसके अंदर यूज किया जाता है, पैराडॉक्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है इसकी बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर पैराडॉक्स और कंसीट्स यूज किए जाते हैं। पैराडॉक्स, कंसीट्स, कंसीट्स का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं? कंसीट का दूसरा नाम सर एक्सटेंडेड मेटाफर भी कह सकते हैं मेरे भाई। क्या भी कह सकते हैं लाडलो? एक्सटेंडेड मेटाफर भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, एक्सटेंडेड मेटाफर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा लिटरेरी डिवाइस बार-बार यूज किया जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री में एक सरप्राइजिंग कंपैरिजन के लिए, आश्चर्यजनक तुलना के लिए कौन सा जो डिवाइस है यूज किया जाता है, बताइए। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने। बड़ा प्यारा टॉपिक है भाई। कल जैकोबियन एरा, जैकोबियन पीरियड तैयार करके आना, कल के क्वेश्चन जैकोबियन पर होंगे, जैकोबियन तैयार करके आना, मैं आपको अभी भी बताता हूं। ओके, प्रिपेयर जैकोबियन योर बेस्ट। ओके, कम से कम 15-20 क्वेश्चन देखेंगे अपन इस पर जैकोबियन पर। क्वेश्चन से ही जब अपन कर लेंगे तो इनसे बाहर कहां जाएगा, क्वेश्चन नहीं जाएगा ना, फिर मिक्स भी पढ़ेंगे, इतने सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रीड की तरफ आपके ज्यादा बाहर जा पाएंगे। बहुत बढ़िया, अंदर से आएंगे क्वेश्चन। पैराडॉक्स बिल्कुल सही है, पैराडॉक्स सिमिली एलिट्रेशन ऑनोमेटोपिया नहीं होता इसके अंदर। आगे देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम देखना, एंड्रयू मार्वेल की जो पोएम है उसमें सेंट्रल थीम क्या है, जो पोएम स्ट्रेस में लिखी गई है, टू इज कॉइम स्ट्रेस और द स्ट्रेस किसने लिखी है, बताओ। स्ट्रेस किसने लिखी है, द स्ट्रेस नाम की मेटाफिजिकल पोएम किसने लिखी है, टेल मी। बताओ, अभी आपको बताया था पासेज ऑफ टाइम, समय गुजर जाता है, पैसेज ऑफ टाइम, और बताओ मैंने आपको एंड्रयू मार्वेल की पोएम का फीचर बताया था, एंड्रयू मार्वेल किस चीज पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाइपरबोलिक का यूज। अरे भाई, हाइपरबोलिक का यूज होता है, बाद में होता है, पहले पैराडॉक्स और कंसीट्स के यूज होते हैं। हाइपरबोलिक तो किसी चीज को बड़ा चढ़ा करके बोल देगा, वो हाइपरबोलिक तो मैक्सिमम पॉइंट्स में देखने को मिलता है, सभी पॉइंट्स में बड़ी शक्ति मिलती है, चाहे मैक्सिमम कोई सी पॉइंट उठा लो, पॉइंट तो बड़ा चढ़ा करके बोलते बातों को। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बता रहे हैं गीता, बहुत बढ़िया, और यहां पर आंसर सही है। कार्पेट टाइम मैंने आपको बताया था, सीज ऑफ द डेज का मतलब होता है टू लिव इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। वर्तमान में जियो, भविष्य के बारे में मत सोचो, ये कौन बोलता है? वर्तमान में जियो, भविष्य के बारे में मत सोचो, ये बोलता है कौन? ये बोलता है कौन आपका? ये बोलता है अब्राहम काउल, बिल्कुल। यहां पर ये बोलते हैं आपके एंड्रयू मार्वेल और इन्होंने लिखा अब्राहम काउल ने, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये हो गया। अगला देखना, निम्न में से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो नहीं समझे जाते मेटाफिजिकल पॉइंट, बताओ निम्न में से किसको मेटाफिजिकल पॉइंट नहीं माना जाता, फटाफट बताइए, सीधा क्वेश्चन है। रेनेसेंस काल जिनसे अंत होता है, पुनर्जागरण काल जिनसे अंत होता है, बताओ निम्न में से कौन सा पॉइंट है जिसको आप क्या नहीं मानते मेरे भाई, जिसको आप मेटाफिजिकल पॉइंट नहीं मानते, क्या डन को नहीं मानते, क्या हार्वर्ड को नहीं मानते, क्या मार्वल को नहीं मानते? ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पॉइंट्स हैं, 20 में बताइए। 20 में सबसे पहले भावना ने दिया है, तीसरे नंबर का जॉन मिल्टन, बिल्कुल सही, किताब का भी सही है। जॉन मिल्टन एक ऐसे पॉइंट है जिनको नहीं माना जाता, ये रेनेसेंस काल के हैं, रेनेसेंस के लास्ट के हैं, ये मान लो इनका समय काल रेनेसेंस का रहा, लास्ट में इनसे खत्म होता है रेनेसेंस काल, पुनर्जागरण काल, एक तरह से देख लीजिए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉन डन्स होली सोनेट, होली सोनेट की क्या, मतलब पवित्र सोनेट्स की क्या सेंट्रल थीम होगी, ये बता रखी है आपको, बताओ क्या होगा, बताओ, आप बता सकते हो, 1 मिनट के अंदर बता सकते हो। 21वां क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। लिटरेचर को तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा टास्क है। ये टास्क कैसे पूरा होगा, एक सिस्टम से पहले लिटरेचर को पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसके कॉपी में बढ़िया से नोट्स तैयार करो, फिर एमसीक्यू लोगे, नोट्स तैयार करके फिर एमसीक्यू नोट्स बनाओ, फिर एमसीक्यू नोट्स को रिवाइज करो, एमसीक्यू पढ़ो, और इनसे ही आपका एक एक चीज एक चैप्टर तैयार होता चला जाएगा, जब आपको बिल्कुल बढ़िया रहेगा, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। 21वें भी दिया है, बहुत बढ़िया, 21वें में भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। धार्मिक डिवोशन और मॉर्टेलिटी पर, नश्वरता पर ये रहती है। अगली पॉइंट देखो, विच, अगला क्वेश्चन देखो, विच पॉइंट बाय जॉर्ज हर्बर्ट, निम्न में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जॉर्ज हर्बर्ट ने इस शेप्ड लाइक एन अल्टर, वो एक अल्टर की शेप में है ऑन द पेज पर, बताओ। पॉइंट के नाम से, मतलब क्वेश्चन के नाम से पॉइंट का नाम मिल जाता है, अल्टर बहुत सिंपल सा है, ये अल्टर का नाम से अल्टर निकलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखना, हु रॉट द पॉइंट डेथ नॉट टू बी, डेथ बी नॉट प्राउड, ये लिखा है था, मैंने आपको कल पढ़ाया था, डेथ नॉट बी नॉट प्राउड, ये किसने लिखी है, डेथ बी नॉट प्राउड। सर कल की पीडीएफ नहीं मिला है, कल की पीडीएफ ऐप में नहीं डली है क्या सर, मेटाफिजिकल पोएट्री की पीडीएफ नहीं डली है कल ऐप में? तेईस में ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, 23 में ये बता रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, ये लिखा है जॉर्डन ने, बाकी इन्होंने नहीं लिखा है, जॉर्डन ने लिखा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ व्हाट इज द कंसीट इन मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसीट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, टाइप ऑफ राइम स्कीम होती है, पोएटिक फॉर्म होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, या फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट होता है। कंसीट के बारे में मैंने चला करके आपको कल की क्लास में बताया, आज की क्लास में बता रहा हूं, और अब आप खुद बताओगे क्या आएगा आंसर, बताइए। 24 में ए दे दो, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, यही है कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंडेड मेटाफर, याद रखना, कंसीट का मतलब एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, बहुत बड़ा मेटाफर, यानी कि आगे जाकर प्रूव करना होता है कंपैरिजन को। हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, बताओ फाउंडर कौन कहे गए, मास्टर किसे कहा गया मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को सर, कमेंट्स में बताइए क्वेश्चंस। नमस्ते सीमा दादी जी, लास्ट में है राजपूत साहब, रिंकू जी जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डाला करो यार, रिंकू और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, शालू सुमन, ये भी डाल देते पहले क्वेश्चन नंबर, अब पहले तो डाल देते क्वेश्चन नंबर डालने के लिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दिया करो, ठीक है। बी ऑप्शन दे रहे हो, बहुत बढ़िया, जॉइन करके जाते हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2025 एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो देखो बाकी का अपने थ्योरी तो पढ़ी है, थ्योरी में से याद करना, बाकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा फेमस वर्क है जो जॉर्डन ने लिखा है, बताओ निम्न में से जॉर्डन का कौन सा फेमस वर्क है, बताइए, पढ़ा रखा है आपने, आराम से बता सकते हो, कौन सा किसका है, ये भी बता सकते हो आप। सैनी जी स्वागत है आपका, जाट साहब बताइए आंसर, बताइए। वेरी गुड, आपको फर्स्ट ग्रेड की
क्लास चाहिए तो आप कॉस्मोस क्लासेस का डाउनलोड करो और देखो 26 नंबर में आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा था? पैराडाइज लॉस्ट लिखा था जॉन मिल्टन ने, रेनेसांस काल के अंदर। जॉन मिल्टन ने। द कैंटरबरी टेल्स लिखा था जॉफ्रे चौसर ने, जॉफ्रे चौसर ने। और रेप ऑफ द लॉक लिखा था अलेक्जेंडर पॉप ने। मॉक एपिक है, ठीक है ना, ये मॉक एपिक है। यहीं से चालू होता है रेनेसांस काल, ये रेनेसांस काल के हैं, रेप ऑफ द लॉक भी रेनेसांस काल का ही है। अब देखना व्हिच मेटाफिजिकल पोएट इज नोन फॉर हिज रिलीजियस पोएट्री, निम्न में से कौन है जो रिलीजियस पोएट्री के लिए जाना जाता है? बताइए। पढ़ा दिया आपको, आज भी चर्चा की अपन ने इसकी, तो अगर तुमने ध्यान से सवाल सुने हैं, क्वेश्चन सुने हैं, तो आप इसका आंसर देने में पल भर नहीं लगाओगे। बता दीजिए जल्दी से। फ्ली व्हाइट इज सिंबल ऑफ, बिल्कुल सही गीता, फ्ली व्हाइट एज अ सिंबल ऑफ लव एंड यूनिटी यूनियन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज नाउ ऑन द स्क्रीन। ओके, व्हाट द आंसर विल बी? मधु जवाब दे रहे, बहुत बढ़िया। 27 में डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, डी है, क्योंकि एंड्रयू मार्वेल ने रिलीजियस नहीं लिखा, ये रिलीजियस नहीं थे, लव पर नहीं लिखते थे, इनका तो टाइम पर ज्यादा रहता था, ठीक है ना। और कार्बेटाइन करके इन्होंने डीन नाम की थ्योरी लिखी थी, उस पर ही लिखे थे। तो हार्वर्ड और वॉन नाम के जो पोइट्स हैं, जॉन डन भी थे, क्रशो भी थे, ये लिखते थे सारे। निम्न में से कौन सी पंच जो है एंड्रयू मार्वेल ने बिगिन की थी विद द लाइन हैड बी बट वर्ल्ड इनफ, हैड बी वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। बताओ एंड्रयू मार्वेल ने कौन सी पंच शुरू की थी इससे कि काश हमारे पास एक ऐसी दुनिया होती, इनफ एंड टाइम, और पर्याप्त होती और हमारे पास समय भी खूब होता। ये ज्यादातर टाइम और स्पेस पे बात करते हैं, मेटाफिजिकल पॉइंट ज्यादातर टाइम और स्पेस पे बात करते हैं। तो चलो बताओ यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा? व्हाट विल योर आंसर बी? द गार्डन टू इज कॉर्न स्ट्रेस, द डेफिनेशन ऑफ लव, द कॉर्नोनेट। बताओ क्या है आंसर? टू इज कॉर्न स्ट्रेस में लिखा था इन्होंने बात, टू इज कॉर्न स्ट्रेस में ये लाइन थी क्या? हैड बी बट वर्ल्ड इनफ। ये लाइन याद रखना, दो तीन ही फेमस है। बताओ कॉलर किसने लिखी थी? मैंने आपको बताया कॉलर किसने पहनी, कॉलर वाली शर्ट किसने पहनी? बताओ कॉलर किसने लिखी थी? कॉलर किसने लिखी थी? बताइए। क्या बात है शालू जी, गजब। 29 में भी दे रहे आंसर, बहुत बढ़िया। कॉलर लिखी थी हर्बर्ट ने, मैंने बताया हर्बर्ट कॉलर पहनते थे, याद रखना कॉलर है। टू इज, अब देखो यहां पर व्हिच मेटाफिजिकल पॉइंट इज नोन फॉर हिज पॉइंट द रिट्रीट, रिट्रीट के लिए किसे जाना जाता है? रिट्रीट नाम की पॉइंट किसने लिखी या द रिट्रीट के नाम से किसे जाना जाता है? आप इसका क्वेश्चन आराम से मेरे को करके बताएंगे और इसका ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देंगे। आज तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए तुमको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स के लिए, लेकिन आप जवाब नहीं देते। आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स पर जवाब देंगे, मैं उसका आंसर दूंगा यस या नो, हां या ना, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताइए मुझे कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि रिट्रीट नाम की पॉइंट किसने लिखी? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं, मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं, और इन्होंने कॉमेडी लिखना शुरू कर दिया था। एक तरफ जॉन डन थे जो मेटाफिजिकल पोएट्री की अगुवाई करके बैठे हुए थे, बैठे थे ना मेटाफिजिकल पॉइंट्स की, क्योंकि ये भी 1603 से शुरू हुए थे जैकोबियन पीरियड से और 1690 तक चला। तो मेटाफिजिकल पॉइंट्स को लेकर बैठे थे, एक तरफ थे बैरिस्टर साहब और एक तरफ थे बेन जॉनसन। ये बहुत बड़े-बड़े राइटर्स थे और इन्हीं राइटर्स ने इस एज को पॉपुलर बनाया। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। चलो देखते हैं कि कैसे-कैसे आपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जैकोबियन पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? जैकोबियन पीरियड को किस चीज के लिए जाना जाता है लिटरेचर में? बताओ किस चीज के लिए जाना जाता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइडियलाइज्ड लव के लिए एंड हीरोइज्म के लिए, डार्कर थीम्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल करप्शन एंड रिवेंज के लिए, एपिक पोएट्री और मिथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए, लाइट हार्टेड रोमांस के लिए। बताओ लाइट हार्टेड रोमांस की जो विशेषता है वो कैवेलियर पॉइंट्स की रही, और कैवेलियर पॉइंट्स जो है जेम्स फर्स्ट के साथ ही पनपने लगे। बताइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इतना सबसे पहले जवाब दिया है, गुड टाइम, गुड टाइम सर, गुड टाइम। जेम्स का सन चार्ल्स फर्स्ट है, बिल्कुल चार्ल्स फर्स्ट है जेम्स का सन, और चार्ल्स फर्स्ट की जो शुरुआत रही वो 1625 से लेकर के 1649 तक रहा। इसका शासनकाल डल टाइम रहा, बिल्कुल डल टाइम। कैवेलियर पॉइंट्स में सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। हां, सिविल वॉर की शुरुआत 1644 से 1652 तक चली थी और ये उसके समय काल में थी। अब देखना, ये सही है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल डार्कर थीम्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल करप्शन, और ये रहा। अब देखिए इन व्हाट ईयर, निम्न में से कौन सा सन है जिसमें जैकोबियन पीरियड एंड होता है? बताओ जैकोबियन पीरियड किसमें एंड हुआ? बताइए 1603 में, 1625 में, 1649 में, 1660 में। बताओ जैसे ही जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हुई उसी समय पर जैकोबियन पीरियड का एंड हो गया। वहां पर राइटर थोड़े से लाइट हार्टेड हो गए, इमोशनल हो गए, वहीं पर लेखक अपनी लव पॉइंट्स देने लगे, थोड़ा रिलीजियस भी हो गए। बताइए यहां पर, बहुत बढ़िया। दूसरे क्वेश्चन में भी ऑप्शन दे रहे, बिल्कुल सही है। यहां पर जैकोबियन पीरियड का जो समय रहा था 1603 से 1625 रहा, और एंड की बात करें तो 1625 में इसका एंड हो गया था। गुड, नाइस। अगला देखना, द जैकोबियन पीरियड सॉ द राइज ऑफ व्हिच फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक थिंकर। बताओ इसके समय पर कौन से दार्शनिक और एक वैज्ञानिक विचारक यहां पर क्या हो गए, जन्म लिए? बताओ कौन से एक वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारधारक जो यहां पर जन्म ले गए? बताओ इसाक न्यूटन थे, फ्रांसिस बेकन थे, जॉन लॉक थे या थॉमस हॉब्स थे? बताइए कौन थे? सबसे अच्छा शासनकाल कहा किसने? एक व्यक्ति थे जिसने जेम्स फर्स्ट के शासनकाल को सबसे अच्छा शासनकाल कहा और बहुत ज्यादा फेवर किया, और बताओ वो कौन थे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताते जाइए। तीसरे में ए न्यूटन दे रहे हैं, भावना जी, एकता जी बी दे रहे हैं, अजय बी दे रहे हैं, गीता जी बी दे रहे हैं, आजाद बी दे रहे हैं, नताशा बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आंसर आएगा आपका फ्रांसिस बेकन। जिन्होंने ए दिया है वो हटा लीजिए, फ्रांसिस बेकन थे, सर फ्रांसिस बेकन, जो एक फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक थिंकर थे, और इन्होंने क्या किया था, जैकोबियन पीरियड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड माना, उसको बहुत तवज्जो दिया, बहुत तवज्जो दिया, ये ध्यान रखना, बिल्कुल। अगला देखना, यहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैकोबियन प्लेराइट? बताना जैकोबियन प्लेराइट निम्न में से कौन से नहीं है? जैकोबियन प्लेराइट निम्न में से कौन से नहीं है? बताइए। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन बैरिस्टर, टॉमस मिडलटन और बेन जॉनसन। बताइए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप देने में समर्थ रहेंगे। बिल्कुल भावना चौहान, बिल्कुल यू आर द राइट कैंडिडेट टू रिप्लाई मी, टू रिप्लाई टू मी। मुझे रिप्लाई देने वाले आप सबसे सही कैंडिडेट लगे, क्योंकि आपने सबसे पहले आंसर दिया है, और ये जो सबसे पहला आंसर क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन पोएट थे, 16th सेंचुरी के पोएट थे, एलिजाबेथन पोएट थे, और ये 16th सेंचुरी के थे। इन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने, और टुमरले लिखा, ये बहुत ज्यादा फेमस है डॉक्टर फॉस्टस के लिए, और ये एलिजाबेथन पोएट थे, और इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब, हाँ ये तो हो गया। अब देखो जॉन बैरिस्टर, टॉमस मिडलटन और बेन जॉनसन, ये तीनों के तीनों जैकोबियन है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ललिता सैनी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। अब बताइए बेन जॉनसन जाने जाते हैं राइटिंग के लिए, व्हिच टाइप ऑफ प्लेस, किस तरह के प्लेस लिखे थे बेन जॉनसन ने? किस तरीके के प्लेस लिखे थे? बताओ क्या उन्होंने रोमांटिक ट्रेजेडीज लिखी, क्या उन्होंने सिटी कॉमेडीज लिखी, क्या उन्होंने हीरोइक ड्रामास लिखे, क्या उन्होंने हिस्टोरिकल एपिक्स लिखी? बताओ क्या लिखा इन्होंने? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जैकोबियन एज से रिलेटेड है। तो लेट मी चेक कौन सा आप आंसर लगाएंगे, लेट मी चेक भाई साहब आंसर कौन सा लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत बढ़िया, वांट टू शाइन, ए बिल्कुल सही है। ललिता सैनी जी जवाब दीजिएगा। सिटी कॉमेडीज लिखे, वेरी गुड, सिटी कॉमेडीज लिखे। और आपको पता है कि बेन जॉनसन कॉमेडीज लिख रहे थे, इनको अपने एक बोला था क्या, मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। क्या बोला था इसको? मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स।
ऑफ ह्यूमर्स का इन्हें मास्टर कहा गया। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन्होंने किस तरह की कॉमेडीज लिखी, किस तरह के प्लेस लिखे, तो इन्होंने सिटी कॉमेडीज लिखी। इन्होंने लिखी शहर पर, जो आज शहर बिल्कुल ललिता जी स्वागत है आपका, तो सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर दो कमेंट को ऐप पर। विच जैकोबियन प्ले फीचर्स द कैरेक्टर वसोला? वसोला नाम का कैरेक्टर कौन से प्ले के अंदर है? वसोला नाम का जो कैरेक्टर है वो किसके अंदर है बताइए? ये इस तरीके का सकता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है और बहुत बढ़िया कैरेक्टर रहा है। बताइए किसके अंदर आया था वसोला नाम का कैरेक्टर? और ऐसे ही क्वेश्चन पिछली बार ग्रेड सेकंड के अंदर आए थे, आपको याद हो तो ग्रेड सेकंड के अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछा लिटरेचर के अंदर, और अभी से कोई बात नहीं, 4 दिन से नहीं ले पाई तो क्लास ले लेना। बताइए अब क्या आएगा? द व्हाइट डेविल, द डचेस ऑफ मैल्फी, वॉल्पोन और द चेंजलिंग्स। बताओ क्या है? पांचों में बी दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल डचेस ऑफ मैल्फी सही है। पता नहीं, आंसर ये है डचेस ऑफ मैल्फी। डचेस ऑफ मैल्फी लिखा था जॉन वेबिस्टर ने, जॉन वेबिस्टर ने लिखा था, और इसके अंदर एक बहुत प्यारे कैरेक्टर रहे। और वसोला के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसको मैल्फी से जोड़ना, ठीक है ना? अब देखना निम्न में से कौन सी इवेंट, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, निम्न में से कौन सी इवेंट मार्क की गई एंड ऑफ द जैकोबियन पीरियड के लिए? मतलब जैकोबियन पीरियड का एंड कैसे हुआ, जल्दी बताइए। जैकोबियन पीरियड का एंड कैसे हुआ? द डेथ ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो गई, एग्जीक्यूशन हो गया, यानी कि उनको क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया चार्ल्स फर्स्ट को, या फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया, या फिर रिस्टोरेशन हुआ? बताओ क्या हुआ, आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, लगातार लेना क्लास। आई डू नो अबाउट इट। ओके कोई बात नहीं, पता नहीं मैं। अब अगला क्वेश्चन दीजिए जवाब, और फटाफट से इस लिंक को एक बार शेयर कर दो। इस लिंक को अपने साथियों के बीच में शेयर कर दो। टेलीग्राम डाल दिया? अच्छा, एक तक गुजर जी ऐप पर आ गए, बहुत बढ़िया। नताशा जी जवाब दीजिए। सभी लोग देखो, लाइव लेने वाले, रेगुलर रहने वाले ज्यादा जरूरी है, रेगुलर रहें, और जो रेगुलर रहेंगे वही आगे सीखेंगे, रेगुलर वाले नहीं सीख पाएंगे। हाँ तो वो टाइपिंग एरर है भावना, चीज नहीं है, डची जी है वो, ये तो कुशवाहा भी दे रहे साथ में। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना डेथ ऑफ किंग जेम्स, तो किंग जेम्स की मृत्यु के बाद ही, किंग जेम्स की मृत्यु के बाद ही साथ में ए आएगा। किंग चार्ल्स का एग्जीक्यूशन नहीं। देखो एंड कह रहा है, जैकोबियन पीरियड का एंड मैंने आपको बताया था, तो क्लास शुरू की थी, जैकोबियन पीरियड का एंड किंग जेम्स की मृत्यु के साथ ही हो गया। जैकोबियन पीरियड का एंड किंग जेम्स की मृत्यु के साथ हो गया। क्या चार्ल्स की मृत्यु के साथ थोड़ी हुआ? चार्ल्स की मृत्यु के साथ तो ये चार्ल्स की मृत्यु कब हुई थी? 1600 ये इस साल हुई थी भाई साहब, ठीक है ना? हाँ ये ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक बिल्कुल सही जवाब दिया गुजर साहब, बढ़िया जवाब दे रहे हो, गजब। हाँ रुचिका यादव, गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। RRRS पुष्कर अंश 16 which of the following is a key characteristic of Jacobian poetry? Jacobian poetry में की कैरेक्टरिस्टिक क्या था? क्या Jacobian पीरियड में सिंपलिसिटी, क्लैरिटी थी, मेटाफिजिकल कंसीट्स थे, या रोमांटिक इमेजरी थी, या फिर पॉलिटिकल सटायर थे? बताओ क्या था? बिल्कुल पार्लियामेंट इसके खिलाफ ही था, और जेम्स फर्स्ट पार्लियामेंट के खिलाफ ही था, और पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए और जेम्स फर्स्ट को साथ उड़ाने के लिए ही तो गन पाउडर प्लॉट रचा गया था। पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट इसके खिलाफ नहीं थी, मतलब फेवर में नहीं थी, उनके खिलाफ ही थी। और टू शाइन भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल कंसीट्स यहाँ पर लिखे गए, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन बहुत पॉपुलर हो गए थे, समय पर बहुत लोकप्रिय हो गए थे। तो जॉन डन यहाँ पर काम कर रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से। मेटाफिजिकल कंसीट्स यहाँ पर लिखे गए, हर्बर्ट थे, जॉन डन थे, ये बहुत बढ़िया क्रैशो थे, काउले थे, ये लगे थे दादर। आगे देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर? वो थिएटर का नाम बताओ जहाँ पर कई सारे जैकोबियन प्लेस परफॉर्म किए गए हैं। जैकोबियन प्लेस परफॉर्म किए गए हैं। एक जेम्स फर्स्ट के लिए व्हाइट हाउस बना हुआ था, जेम्स फर्स्ट के लिए, उसमें तो करते थे साहब आपके बेन जॉनसन साहब, ज्यादातर परफॉर्म किया करते थे बेन जॉनसन साहब। और आपके जो एक विलियम शेक्सपियर जरूर प्ले करते थे, विलियम शेक्सपियर के प्लेस एक थिएटर में चलते थे, और उस थिएटर का नाम था द ग्लोब। द ग्लोब था, तो द ग्लोब, द रोज, द स्वयं, और यहाँ पर आंसर आएगा द ग्लोब। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जहाँ पर परफॉर्म किया करते थे द ग्लोब था, और इस टाइम पर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई थी। निम्न में से कौन सा एक जैकोबियन मास्क राइटर है? बताओ मास्क क्या होते हैं? मास्क क्या होते हैं? ये एंटरटेनिंग राइटिंग्स होती हैं, एंटरटेनिंग वर्क्स होती हैं, मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं। डांस म्यूजिक सब होता है, एंटरटेनिंग वर्क्स रचनाएं होती हैं, और ये डांस म्यूजिक सब कुछ होता है इनके अंदर, डांस म्यूजिक सॉन्ग। और सबसे ज्यादा जो मास्क लिखे थे वो किसके खाते में जाते हैं? मास्क तो शेक्सपियर ने भी लिखे थे, मास्क तो शेक्सपियर ने भी लिखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खाते में किसके में जाते हैं? ये जाते हैं सबसे ज्यादा किसके खाते में? बेन जॉनसन के खाते में जाते हैं मेरे भाई। किसके खाते में जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आएगा बेन जॉनसन। सबसे ज्यादा मास्क लिखने के जो जैकोबियन टाइम पर जो सबसे ज्यादा मास्क लिखे हैं वो किसने लिखे? बेन जॉनसन ने लिखे। बेन जॉनसन में जाते, क्योंकि बेन जॉनसन प्रॉपर्ली क्या करते थे? जेम्स फर्स्ट के एक तरह से चापलूस पॉइंट कहे जा सकते हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, हु वाज द मोनार्क? कौन सम्राट थे इमीडिएटली तुरंत पहले? किसी जैकोबियन पीरियड से तुरंत पहले कौन थे सम्राट? बताओ जैकोबियन पीरियड से पहले सम्राट कौन थे? आप इसे बताइए जल्दी से। हाँ आप बताइए फटाफट से, सिंपल सा है, और मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया भी था। कितने का है? 800? 950 का है। और भैया जबरदस्त डिस्काउंट चाहिए, ट्रेंड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। Sia, get ready for freshers. बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। सर इसकी कमेंट स्क्रॉल डाउन कर लेगा। जब ये आपका एलिजाबेथन क्वीन का जब एक्सपायर हुई थी, डेथ हुई थी 1603 में, तभी से एक बच्चा बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जो चार्ल्स फर्स्ट का शासनकाल किस एज से जोड़ा जाता है, किस पीरियड से जोड़ा जाता है? तो चार्ल्स फर्स्ट का जो पीरियड रहा वो 1625 से 1649 तक रहा, और इस टाइम को कैरोलिन पीरियड के नाम से जाना जाता है ना? कैरोलिन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो कैरोलिन पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे, है नहीं सिलेबस में, ठीक है ना? कैरोलिन पीरियड से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है भाई साहब। आजाद जी आप बार-बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं करेंगे, अब देखो बीच में आया तो कर दिया थोड़ा सा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है? बताओ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है? बताओ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी लिखी थी तो किसने लिखी थी? जॉन वेबस्टर ने लिखी थी। बताइए जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है? बहुत बढ़िया जी, सबके घर पे बनाए। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट सबका सही था। इसका बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी? जैकोबियन रिवेंज तो जैकोबियन ये हैमलेट तो नहीं था। डॉक्टर फास्टस, द डचेस ऑफ मैल्फी, बिल्कुल यही था, डचेस ऑफ मैल्फी था, बैरिस्टर के द्वारा लिखा गया डचेस ऑफ मैल्फी। अगला देखना, व्हिच शेक्सपियरियन प्ले इज कंसीडर्ड जैकोबियन ट्रेजेडी? बताओ निम्न में से कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है जो जैकोबियन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है? पहला है रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, और ए मिडनाइट समर या ए मिडसमर नाइट ड्रीम, और हेनरी फिफ्थ। बताइए इनमें से कौन सा है? और आपको तो पता होगा दोस्त, एक बात बताया तो आपको, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको जरूर जिक्र किया था इसके बारे में। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? जिक्र जरूर किया था, अगर याद ना हो तो अलग बात है।
13वें में बी ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग, एकता भी दे रहे हैं, गुजर साहब भी दे रहे हैं, जैसे गीता साहब भी दे रहे हैं, साहब जी देखो यहाँ पर आपका आंसर 13वें में बी है और सही है, मैकबेथ लिखा था, मैकबेथ है, किंग लियर है और किंग लियर भी आपसे पूछा जाए, किंग लियर आप लिख सकते हैं और एक द टेम्पेस्ट है, ठीक है ना, 1606 में लिखे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, उस बाइबल का नाम बताओ जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, कमीशन ने जिसको आयोजित किया ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड के दौरान, कौन सी बाइबल निकाली गई थी, ट्रांसलेशन करके इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कौन सी बाइबल निकाली गई थी, ये भी बहुत बड़ा विद्रोह का कारण बनी, ये बाइबल जो निकाली गई थी बहुत बड़े विद्रोह का कारण बनी। चलो बताओ 14 में बी, बिल्कुल द किंग जेम्स बाइबल, इसी के नाम से इसको जाना गया, किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना गया, बहुत बढ़िया, किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना गया, ये बहुत एक्सीलेंट आंसर है, बहुत एक्सीलेंट आंसर। व्हाट मेजर इवेंट अकर्ड इन 1605, मतलब कौन सी मेजर इवेंट हुई 1605 में ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड के समय पर कौन सी एक मेजर इवेंट यहां पर घटित हुई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 1611 में लिखी गई थी जेम्स, और ये ट्रांसलेट की गई थी जेम्स फर्स्ट बाइबल, या किंग जेम्स बाइबल, और किंग जेम्स बाइबल 1611 में आ गई थी, बहुत बढ़िया, वांट टू शाइन, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब गजब गजब, एक्सीलेंट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, सभी के आंसर्स एक्सीलेंट है। अब आप आएंगे 15वें में, 15वें सबसे पहले एकता वर्मा जी ने जवाब दिया है बी, गीता ने सी दिया है और गीता ने आंसर काट दिया, सभी नताशा ने सी दिया है, बी दे रहे हैं, एकता गुर्जर ने भी दिया है, बहुत बढ़िया, भावना चौहान गन पाउडर प्लॉट, सही है, गन पाउडर प्लॉट था जो 1605 में हुआ था, गन पाउडर प्लॉट जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स ने किया था पार्लियामेंट और जेम्स फर्स्ट को लाने के लिए। सिविल वॉर की शुरुआत तो चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पर हो गई थी, ठीक है ना, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक थीम ऑफ जैकोबियन ड्रामा कैसे रहे, बताओ, क्या रोमांटिक आइडियलिज्म रहा उनके अंदर, या डार्क एंड ट्रेजिक थीम्स रही इनके अंदर, रिलीजियस हार्मनी रही इनके अंदर, या फिर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन रहा इनके अंदर, बताओ क्या रहा, कोई बात नहीं, द गन पाउडर प्लॉट बिल्कुल सही है, पुराने का बहुत बढ़िया जगह था। कल हम द न्यू क्लासिकल पीरियड देखेंगे, डार्क एंड ट्रेजिक थीम रही, बिल्कुल डार्क एंड ट्रेजिक थीम रही, केवल बेन जॉनसन को छोड़कर, बेन जॉनसन थोड़ी कॉमेडी लिखी, बाकी का डार्क रही और कैसी रही, ट्रेजिक रही, प्रॉपर्ली ट्रेजिक रही। व्हिच लिटरेरी फिगर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द जैकोबियन पीरियड, दो पॉइंट्स, अब दो लोगों का नाम याद रखना, दो ड्रामेटिस्ट थे, दोनों का नाम याद रखना, अगर जैकोबियन पीरियड से रिलेटेड है तो बताओ जैकोबियन पीरियड से रिलेटेड जॉफरी चौसर थे क्या, विलियम शेक्सपियर थे क्या, जॉन मिल्टन थे क्या, सैमुअल जॉनसन थे क्या, बताना जरा। सैमुअल जॉनसन तो कौन सी सेंचुरी के थे मेरे भाई साहब, 18 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 18 सेंचुरी के थे, यहां तो आप बात ही नहीं करोगे। जॉन मिल्टन से आपका रेनेसांस खत्म हो गया था, पता ना। यूज ऑफ पैराडॉक्स तो मेटाफिजिकल वर्ड्स के अंदर लिखे गए, पोइट्री के एक बेसिक थीम रहा, यहाँ पर कोई भी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, तो विलियम शेक्सपियर अपना आंसर देना, विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन, ये दोनों बहुत फेमस रहे, मोस्ट एसोसिएटेड रहे किसके साथ, जैकोबियन पीरियड के साथ, बेन जॉनसन, ये दोनों का नाम याद रखना। जॉफरी चौसर तो आपके 14 सेंचुरी के हैं, ठीक है ना, एक तरह से ये 14 सेंचुरी में सबसे ज्यादा पॉइंट लिखे इन्होंने, और कैंटरबरी ट्रेड्स वगैरह नाम याद होंगे आपको। चलो अब आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस जैकोबियन प्लेराइट, निम्न में से कौन से फेमस जैकोबियन प्लेराइट है बिसाइड शेक्सपियर के अलावा, बताओ, अभी बताया, अगर याददाश्त अच्छी है तो बता दो, 1 मिनट बता दो, गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन को, गलत नहीं करोगे, आई थिंक सो, आई थिंक सो। में भी बेन जॉनसन, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखना, द जैकोबियन पीरियड इज नेम्ड आफ्टर व्हिच मोनार्क, बताओ कौन से सम्राट के पीछे या कौन से सम्राट के याद में ये जैकोबियन पीरियड नाम पड़ा, बताओ। किंग हेनरी 8 की बेटी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, क्या इसके नाम पर पड़ा, या फिर किंग जेम्स फर्स्ट या किंग चार्ल्स फर्स्ट जो जेम्स फर्स्ट के बेटे थे, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, बताओ क्या किनके नाम पर पड़ा, फटाफट बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अभी इसका आंसर कई बार दे चुके हैं आप, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप 1 मिनट के अंदर दे देंगे। 19 में अपना आंसर बता रहे, किंग जेम्स फर्स्ट, अगर आपको यहाँ पर किंग जेम्स सेकंड देखने को मिल जाए, 6th देखने को मिल जाए तो भी आंसर लगा देना, क्योंकि 6th ही जेम्स फर्स्ट बने थे, किसके, स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे, वो जेम्स फर्स्ट बने थे। जैकोबियन पीरियड किस साल शुरू हुआ था, बताइए, एक क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा सर, जैकोबियन पीरियड किस साल शुरू हुआ था, व्हाट वाज द टाइम पीरियड, व्हाट वाज द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द जैकोबियन एरा, जैकोबियन एरा की शुरुआत कौन से साल हुई थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड 1625 में हुआ, शुरुआत कब हुई, इसका मैं आंसर वेट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश, लैटिन मीनिंग जैकोबस, बिल्कुल जैकोबस लैटिन मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है, 1603 में। अब आप मुझे जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए, 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए, बहुत अच्छा सा छोटा सा पीरियड था।